और अब चले खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 4 मिनट में 24 बड़ी खबरें। रामनवमी पर देश भर में भड़की हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा बवाल पर बंगाल सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए मौके के सीसीटीवी तलब किए हैं और पर राजनीति की टेढ़ी चाल भी अभी तक कायम है, क्योंकि अब 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर एक बार फिर से शोभा यात्रा निकालने जा रही है और सीएम ममता बनर्जी ने फिर से चेतावनी जारी की है। रामनवमी जुलूस के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने वकील विष्णु जैन के जरिए देश की सबसे बड़ी अदालत में पिटीशन फाइल की है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी हावड़ा में हुई हिंसा और आगजनी पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। मौके के हालात जान अदालत ने बंगाल पुलिस को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है। बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में एनआईए जांच की मांग कर जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पुलिस और सरकार पर नाराजगी जाहिर की। एक तरफ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आगे भी शोभा यात्रा जारी रखने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने रामनवमी पर हुई हिंसा को देखते हुए 6 अप्रैल को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती के लिए भी अपनी पार्टी के लोगों को अलर्ट पर रखा है। बंगाल सीएम के मुताबिक वो बजरंग बली का सम्मान करती हैं, लेकिन हो सकता है कि दंगाइयों ने हनुमान जयंती पर भी हिंसा भड़काने की योजना बनाई हो। तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में इरादतन धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है और झारखंड के साहिबगंज में भी एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद से तनाव बढ़ा दिया गया और एहतियातन इंटरनेट पर रोक भी लगाई गई। पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। झारखंड के साहिबगंज में एक धार्मिक स्थल पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है। एहतियातन इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। प्रशासन के मुताबिक रांची से 425 किलोमीटर दूर साहिबगंज में शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की जानकारी मिलते ही दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां एकत्र हो गए। गुस्साए लोगों ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान उग्र विरोध प्रदर्शन के चलते करीब 1 घंटे तक सड़क जाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राहुल को राहत मिली है, जमानत। जी हां, राहुल गांधी गुजरात के सेशन कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए पहुंचे थे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के दिल्ली से लेकर के सूरत तक खूब हंगामा हुआ। सियासी गहमागहमी तेज रही और इन सब के बीच में कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी है। मामले को अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल तक टाल दिया गया है, लेकिन राहुल की सदस्यता पर शुरू हुई सियासत का असर 2024 के चुनावी समर में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें रिपोर्ट देखिए। आखिरकार 11 दिन बाद वो घड़ी आ ही गई जिसे लेकर कई तरह के कयास लग रहे थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में अर्जी लगा दी। कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से सूरत पहुंचे। याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी 1 महीने की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से पहले दिल्ली से लेकर सूरत तक सियासी गहमागहमी तेज रही। कांग्रेस आक्रामक दिखी। राहुल के सूरत रवाना होने से पहले उनकी बहन प्रियंका उनसे मिलने पहुंची। राहुल के साथ सूरत के सेशन कोर्ट गईं। उधर राहुल के आने को लेकर कांग्रेसी उत्साही दिखे, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाया। इधर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी संसद के दोनों सदनों और देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल वायनाड से सांसद थे, लेकिन अब वो पूर्व सांसद हो गए हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं ने एक दूसरे पर ही वार पलटवार तेज कर दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच अब छिड़ी है जुबानी जंग और तेज होती नजर आ रही है। केजरीवाल ने शर्मा पर निशाना साधा तो उधर हिमंता की ओर से पलटवार भी सामने आया। राजनीति के गलियारों में तर्कश से निकले जुबानों के तीर की जंग इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच छिड़ी है। हंगामा तेज है, वार पलटवार जारी है। केजरीवाल की मेहमान नवाजी वाले स्टेटमेंट पर हिमंता बिफर पड़े। सीएम शर्मा ने पलटवार किया और उनकी तुलना औरंगजेब से कर डाली। शर्मा ने कहा कि हम मेहमान नवाज हैं,
लेकिन अब औरंगजेब असम आया तो उनका स्वागत नहीं किया गया। दरअसल शर्मा की टिप्पणी तब आई जब 2 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असम में थे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा था कि राज्य में आपकी सरकार आती है तो मुफ्त बिजली और नौकरी मिलेगी। इसके साथ उन्होंने सभी दलों पर असम को लूटने का आरोप लगाया। हेमंता बिस्व शर्मा का नाम लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने गंदी राजनीति के सिवा कभी कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने मेहमान नवाजी का भी जिक्र किया। आगे कहा कि असम के सीएम ने राज्य के लोगों की तरह मेहमान नवाजी नहीं सीखी। केजरीवाल की इस टिप्पणी के बाद सीएम शर्मा बिफर पड़े। मेहमान नवाजी वाले शब्दों पर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बिहार में इफ्तार की दावत के बहाने सुशासन बाबू अपनी बीती ख्वाहिश को पूरा करने की हसरत पाले बैठे हैं। दरअसल रामनवमी पर लगी आग अभी शांत नहीं हो पाई है, लेकिन सियासत की दावत का आगाज कर दिया गया है। रमजान के पाक महीने में नीतीश बाबू पहुंचे थे इफ्तार की दावत में, मगर हसरत में लाल किले के करीब रहने की ख्वाहिश उसे सियासी रंग दे गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार की कुर्सी के पीछे बैकड्रॉप लगा है लाल किले का, जिस पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। भारत की संवैधानिक परंपरा कहती है कि लाल किले पर हमेशा हर साल स्वतंत्रता दिवस पर देश का प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराता है। बिहार से दिल्ली का सफर नीतीश कुमार के लिए 2024 में भी पूरा होगा या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन सुशासन बाबू के दिल के अरमान किस कदर जाग रहे हैं, वो ये लाल किला दिखा रहा है और उस पर फहराता तिरंगा। लाल किले की ये दरो दीवार सियासी दावत है, नीतीश की हसरत है और मोदी के खिलाफ विपक्ष की अदावत है। और अब बात जिंदा रहने की थी आकांक्षा। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में रोजाना कुछ न कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे कि ये केस सुलझने के बजाय दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है। इस मामले में अब एक्ट्रेस के परिवार ने गंभीर आरोप लगाया है और जिसके बाद से अब पुलिस की नींद उठ गई है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने खुद पर और अपने परिवार पर जान का खतरा बताया। मधु दुबे ने साफ कहा कि हमारे परिवार को अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार संवर सिंह और संजय सिंह होंगे। उधर मां के इस बयान के बाद मामला और गंभीर हो चला है। पुलिस भी अब इस मामले में एक्शन मोड में आ चुकी है। पुलिस अब इस मामले में लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद आरोपी संवर सिंह और संजय सिंह पर इनाम घोषित करने की तैयारी में है। वाराणसी पुलिस की टीम मुंबई समेत सभी संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एसओजी और सर्विलांस की टीम अलग से इस मामले में लगाई गई है। खबर है कि समर सिंह बैंकॉक भागने की फिराक में है, जिसकी मदद मैनेजर अफजल कर रहा है। इसकी शिकायत भी आकांक्षा की मां ने वाराणसी में दर्ज कराई है और इधर परिवार के आरोपों के बाद पुलिस मुस्तैदी के साथ आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इसी बीच आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें कान की बोन के पास इंजरी बताई जा रही है। साथ ही आकांक्षा दुबे का डेथ ऑफ कॉज अपर पोजीशन में हैंगिंग बताया गया है। हालांकि अभी आकांक्षा दुबे की विस्तार रिपोर्ट आना बाकी है। बढ़ते हैं आगे और पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अभिनेता सलीम दुर्रानी ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और दुर्रानी अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। किसके चलते पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है, ये रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट का मशहूर सितारा, खुशमिजाज व्यक्तित्व के धनी और प्रशंसकों की मांग पर छक्का जड़ने के लिए जाने जाने वाले 1960 के दशक के दिग्गज भारतीय क्रिकेटर और अभिनेता सलीम दुर्रानी अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा बोल दिया। सलीम दुर्रानी अपने छोटे भाई जहांगीर दुर्रानी के साथ गुजरात के जामनगर में रह रहे थे। उनका इस साल जनवरी में जांघ की हड्डी टूट जाने के बाद ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। काबुल में जन्मे सलीम दुर्रानी अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। साथ ही सिनेमाई पर्दे पर अभिनय के लिए भी उन्हें जाना जाता था। सलीम दुर्रानी ने अपने करियर में 2 हिंदी फिल्में की, चरित्र और एक मासूम। वो पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और परवीन बॉबी और तनुजा जैसी अभिनेत्रियों संग काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। तो
पाकिस्तान के हालात आज किसी से छिपे नहीं हैं। हर दिन मीडिया में पाकिस्तान की भुखमरी की खबरें अब आम हो गई है। जुनालैंड में कंगाली से करा रहा जनता अब अपने पूर्वजों को कोस रहे हैं, जो बंटवारे के समय हिंदुस्तान छोड़कर के पाकिस्तान चले गए थे। यकीन ना हो तो इस ट्वीट को देखिए, और ये ट्वीट पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार आरजू कासमी का है, जिन्होंने अपने पूर्वजों के फैसले पर अफसोस जताते हुए लिखा है, मेरे भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों को लगता था कि उनका पाकिस्तान में कोई भी भविष्य नहीं है। मेरे दादाजी और उनका परिवार बेहतर भविष्य के लिए प्रयागराज और दिल्ली से पाकिस्तान चला आया था और वाट लगा दी दादाजी ने। आरजू के ट्वीट का आखिरी वाकया गौर करने लायक है कि आरजू कह रही है कि दादाजी वाट लगा दी। अब इसी से समझा जा सकता है कि 1947 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए लोग किस कदर पछता रहे हैं। और इधर आरजू का ट्वीट वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उन्हें अपने परिवार के साथ भारत आने को कह दिया है। एक यूजर मंजूर अहमद ने लिखा कि भारत में आपका स्वागत है, चिंता की बात नहीं है। अब्बा यानी भारत का दिल बहुत बड़ा है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर के बलेश्वर महादेव मंदिर में हादसे के बाद से नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम की टीम ने यहां के अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। बावड़ी के साथ मंदिर को भी बुलडोजर से ढा दिया गया है और मंदिर तोड़े जाने से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि रामनवमी के दिन मंदिर के पास बावड़ी की छत ढहने से 36 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 लोग घायल हुए थे। तो तस्वीरें नगर निगम की कार्रवाई की भी दिखा रहे हैं और साथ ही देखिए बुलडोजर की पंजे किस तरीके से इस मंदिर के छत पर भी चलाए गए। दरअसल मंदिर को ध्वस्त तब किया गया जब इसी मंदिर की बावड़ी का छत गिर गया था और इसी छत के गिरने की वजह से 36 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। और उसके बाद से अवैध निर्माण को लेकर के अवगत हुआ नगर निगम और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई को शुरू किया गया। बलेश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू हुआ। तो रामनवमी का ये पूरा मामला था जब मंदिर की बावड़ी की छत गिरी थी और 36 लोग इसमें दब करके मर गए थे, जिसके बाद से अब इस पर एक्शन लिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए कांग्रेस फाइल्स की दूसरा एपिसोड जारी कर दिया है और इस एपिसोड में यश बैंक के तत्कालीन चेयरमैन राणा कपूर पर दबाव बनाकर के 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदने का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस फाइल्स के दूसरे एपिसोड में भाजपा ने कहा कि आप लोग इस एपिसोड में ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार एक्सपर्ट कांग्रेस पैसों का हेरफेर करने के विभिन्न तरीके सोचने में कितने माहिर है। ऐसे तरीके जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। बीजेपी ने FATF की रिपोर्ट में जिक्र करते हुए कहा है कि अब तक आतंकवाद की फंडिंग करने वाले पाकिस्तान जैसे देशों की केस स्टडी होती थी और आज उसमें अब गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की केस स्टडी हो रही है। तो लगातार बीजेपी एक और जहां कांग्रेस को घेरने की तैयारी में नजर आ रही है, एक और कांग्रेस फाइल्स के नाम से कई फाइल्स खोलने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और अब इसी पेंटिंग का हवाला देकर के कहा गया कि जबरन 2 करोड़ में इस पेंटिंग को खरीदने का काम किया गया था। और एक रिपोर्ट के जरिए यह खुलासा होता है कि कांग्रेस ने कई दावपेच आजमाए थे ताकि किस तरीके से धांधली की जा सके और करोड़ों का मुनाफा अपने परिवार तक पहुंचाया जा सके।